नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग की बात करें, स्ट्रैटेजीज की बात करें, उससे पहले देख लेते हैं अगले 1.5 घंटे में शो सौदा आपका में क्या होगा आपके लिए खास। सबसे पहले कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग पर फोकस होगा और साथ साथ जुड़ेंगे रविशंकर पांडे और रुपेश दलाल। जानेंगे आज की टॉप कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 के आसपास। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। कैस्ट्रॉल के कल नंबर्स आए थे। इस कंपनी की डायरेक्टर फाइनेंस रश्मि जोशी से करूंगा आज बातचीत। इसके अलावा समीत चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो निफ्टी की स्ट्रैटेजी, समीत के टॉप पिक्स कौन से हैं, समय मिला तो स्मॉल कैप की दुनिया में क्या हो रहा है, यानी कि छोटे शेयरों में क्या हो रहा है, ये वरुण दुबे बताएंगे आपको। मितेश ठक्कर और विश्वेश चौहान जुड़ेंगे, जिनसे वायदा की स्ट्रैटेजी पर बातचीत होगी, आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएंगी। और प्रकाश गावा के साथ मैं बातचीत करूंगा और आपकी तमाम जो दिक्कतें हैं, उलझने हैं, सवाल जो हैं, वो उनसे फटाफट सुलझवाने की कोशिश करेंगे। और पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। कल की भारी गिरावट के बाद कच्चे तेल में रिकवरी आई है और ग्लोबल मार्केट्स में इसका दाम करीब 1% बढ़ गया है। हालांकि इस रिकवरी के बावजूद नामेक्स पर क्रूड $49 के नीचे है, जबकि ब्रेंट में $51 के स्तर पर कारोबार हो रहा है। इस बीच सोने का भाव पिछले 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर जाने के बाद सुस्त पड़ा है। दरअसल डॉलर में आई गिरावट से सोने को सपोर्ट मिला है और कॉमेक्स पर इसमें $1270 के पास कामकाज हो रहा है। इस बीच एलएमई पर निकेल का दाम पिछले 11 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। कल इसमें करीब 3% की भारी गिरावट आई थी। दरअसल चीन में मांग घटने और ग्लोबल सप्लाई बढ़ने की संभावना से इसकी कीमतें टूट रही हैं। डॉलर में दबाव के बाद आज रुपए में हल्की रिकवरी है और $1 की कीमत ₹64.5 के नीचे आ गई है। वहीं मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज इसमें कर्नाटक में दस्तक देने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से बारिश जारी है। ऐसे में देखते हैं आज की ओपनिंग किन लेवल्स के आसपास होती है। कच्चा तेल एक्सपेक्टेड है कि हरे निशान के साथ शुरुआत करेगा। कल हमने देखा था 3 हफ्तों के लोस पे कच्चा तेल पहुंचा था और वहां से एक बाउंस बैक है। बाउंस बैक इसीलिए क्योंकि अमेरिका में जो क्रूड के स्टॉक पाइल्स हैं उसमें गिरावट उम्मीद से ज्यादा है। एपीआई का डेटा आया, एक्सपेक्टेशंस थी कि 25 लाख बैरल्स इन्वेंट्री घटेगी, 87 लाख बैरल्स इन्वेंट्री घटती हुई नजर आई है, तो उसका फायदा मिलता हुआ। और आज वो अमेरिका के EIA, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़े आने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा सोमवार को मेमोरियल डे के चलते छुट्टी थी, तो आंकड़े आ जाएंगे। कच्चे तेल की शुरुआत होती है भारतीय बाजारों में 3/4% का उछाल, बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट की तर्ज पर ₹25 ऊपर खुलता हुआ 31.52 के लेवल्स पर यहां पे कामकाज। नेचुरल गैस ½ % के आसपास का उछाल। तो कच्चा तेल, नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत थे और भारतीय बाजारों में भी हूबहू मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। सोना आपकी स्क्रीन पर, बुलियंस में सोने में एकदम फ्लैट शुरुआत होती हुई, प्राइस वॉल्यूम एक्शन अभी पिकअप करना बचा रह गया है। लेकिन सोने के लिए समझ लीजिए आप, 5 हफ्तों के हाईज हमने कल लगाते हुए नजर आए थे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के चलते। उन्हीं लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। हल्की नरमी, हल्की सुस्ती, और सुस्ती इसीलिए है सोने और चांदी में क्योंकि अब जून के महीने की शुरुआत होती हुई और 13-14 जून को फेड की बैठक है और इस बार ब्याज दरें बढ़ना फिर से तय ऑलमोस्ट लग रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं और इसीलिए वो अपसाइड कैप्ड आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। सोना चांदी एकदम सपाट या हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत करता हुआ, लेकिन बेस मेटल्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कॉपर ₹1 का दबाव 367, 368 के लेवल से शुरुआत होती हुई, तो 1/4%, 1/3% की कमजोरी है यहाँ पे। एल्यूमिनियम में एकदम फ्लैट शुरुआत होती हुई, महज 10 पैसे का दबाव, ₹124.20 पे यहाँ पे शुरुआत हुई। ठीक साधते हुए लेड में 1/4% का दबाव है, ₹136.25 के लेवल्स। निकेल में हल्की सुस्ती है, ₹1 का दबाव, 578, 579 के लेवल्स पे कामकाज होता हुआ। और जिंक आपकी स्क्रीन पर 1/3% का दबाव। तो तमाम बेस मेटल्स फ्लैट या हल्के लाल निशान के साथ आज कामकाज की शुरुआत करते हुए। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन में 1/4% का उछाल है, ₹7 की मजबूती है डे ऑन डे इस कमोडिटी में। मस्टर्ड सीड में 1/4% का उछाल, 3491 के लेवल्स, ₹8 के आसपास की बढ़त। ग्वार सीड में ₹21 का दबाव है, 2/3% की कमजोरी, 3333 के लेवल्स पे समय कामकाज। हल्दी ₹4 का उछाल है, 5326 के लेवल्स पे शुरुआती कामकाज होता हुआ। जीरे में ₹25 का उछाल है, 17,655 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं।
तो मोटा मोटी कच्चा तेल या कह लें एनर्जी कॉम्प्लेक्स जिसमें नेचुरल गैस, दोनों में मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई, सोना चांदी फ्लैट या हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत करते हुए, बेस मेटल्स में ऑलमोस्ट सपाट या हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होती हुई और एग्री कमोडिटीज में मिलीजुली ओपनिंग। लेकिन चलिए आज की ओपनिंग समझने और आज की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करने के लिए कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे और ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के रुपेश दलाल साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है सिंधी सी आवाज पर। सबसे पहले रवि, आपके पास ये सोना 5 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर जाकर उन लेवल्स के आसपास ठहरता हुआ, शायद जून का महीना शुरू हो गया है तो साइकोलॉजी की साइकी ये कहती है कि इस महीने शायद अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना तय है। तो ऐसे में मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए? सोने में डायरेक्शनल कॉल क्या ले रहे हैं आप और आज की रणनीति क्या होगी रवि? जी, जिस हिसाब से सोने में तेजी देखने को मिली है उसका मेन रीजन रहा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन निकल के आया है, उसके चलते एक अच्छी बाइंग सोने में देखने को मिली है। और इसी बीच ये भी है कि यूएस में फेड रेट इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि इससे पहले एक खबर और है कि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होने वाला है और वहाँ पे कुछ पोलिंग एजेंसियां ऐसा प्रोजेक्शन कर रही है कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्राइम मिनिस्टर, वो इलेक्शन आ सकते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी हो सकती है ब्रिटेन में। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ देखते हुए अभी भी बाई में रहना चाहिए गोल्ड में, तो बाई करके चले एमसीएक्स गोल्ड 29,020 के लेवल से, टारगेट 29,150 का रखें और स्टॉप लॉस 28,940 का रखें। आज तो सिल्वर में भी ये रणनीति लेके चलूं क्या सर? खरीदारी करने के वहां पे भी मौके नजर आ रहे हैं? सिल्वर में मुझे लगता है थोड़ा दबाव बना रख सकता है, कंसोलिडेट हो रहा है सिल्वर प्राइस 40,000 के लेवल पे, तो सेल करके चलना बेटर रहेगा पुल बैक से। तो 40,280 के लेवल से सेल करें सिल्वर और टारगेट 39,700 का रखें, तो स्टॉप लॉस 40,550 का रहेगा। ओके, तो सोना खरीदे, चांदी लेकिन बेचने की सलाह है। कच्चा तेल हमने देखा 3 हफ्तों के लोज से अब एक वो बाउंस आता हुआ अमेरिका के इन्वेंट्री आंकड़ों के बाद, और आज फिर फोकस में होगा क्योंकि आज ऑफिशियल आंकड़े आने शाम को। कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी होगी सर? खरीदारी करने के मौके हैं क्या? जी, कच्चे तेल में जिस हिसाब से ओपेक और नॉन ओपेक प्रोडक्शन कट एक्सटेंशन के बाद से एक उम्मीद जब की है कि प्राइसेस थोड़ा सपोर्टिव है, लेकिन इसी बीच में यूएस में लगातार प्रोडक्शन बढ़ते भी जा रहा है। ये भी देखना होगा, और लीबिया से भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा कल एपीआई डाटा थोड़ा सपोर्टिव है तो पुल बैक की उम्मीद है, लेकिन मुझे मेरा ओवरऑल व्यू सेल का ही रहेगा, तो पुल बैक पे सेल करना बेटर है पुल बैक। तो 3180 के लेवल से आप सेल करके चलें और टारगेट 3080 का रखें और स्टॉप लॉस 3230 का लगा के रखें आज। ओके, अच्छा रुपेश, हल्दी में आज क्या स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं सर आप? लग रहा है कि जो हिसाब से अराइवल्स का प्रेशर मंडियों में जो अभी भी बरकरार रहा है, हर साल के हिसाब से अभी भी दुगनी आवक आ रही है, तो क्रॉप का अंदाजा बड़ा है, तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अराउंड 5350 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस 5450 का रख के टारगेट मुझे लग रहा है 5100 5200 का होना चाहिए। तो हल्दी में सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी, यानी कि किसी भी उछाल में बिकवाली करने के मौके ढूंढने, डाउन साइड लगती है 5150 तक की, उन टारगेट से आप अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, कॉटन में क्या कॉल ले रहे हैं रुपेश? देखिए, तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ में इंडियन मार्केट भी थोड़ी टैंडम में नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी भी नई सीजन को 5 से 6 महीने का अभी समय है, तो सप्लाई पोजीशन इज क्वाइट टाइट है अभी, और सामने डिमांड अभी भी 4-5 महीने की बाकी है। तो मुझे लग रहा है जून वाले फ्यूचर में पर्टिकुलरली उसमें 20,900 के आसपास उसमें एंट्री मार सकते हैं, 20,800 के आसपास का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट इज अराउंड 21,200। ओके, अच्छा रवि, निकेल 11 महीने के निचले स्तर पर है, इसमें क्या करें, या फिर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में आपकी टॉप स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी, निकल में जिस हिसाब से ओवर सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं, फिलीपींस और इंडोनेशिया से लगातार सप्लाई बढ़ रही है और स्टील प्राइसेस भी गिर रहे हैं जहां निकल का जनरली यूज होता है, तो मुझे लगता है दबाव बना रह सकता है अभी भी। तो एमसीएक्स जून कॉन्ट्रैक्ट 578 के लेवल से सेल करना बेटर रहेगा, टारगेट 560 का लगा के 560 के लिए और स्टॉप लॉस 588 का लगा कर इंट्राडे के लिए आज। और जाते ये बताएं सर, रुपए में स्ट्रैटेजी क्या होगी? रुपए में मुझे लगता है थोड़ी दबाव बना रह सकता है, तो यूएसडी INR सेल करके चले 6450 के लेवल से और टारगेट 64.30 का के लिए और स्टॉप लॉस 64.60 का लगा। ओके, रवि जी, रुपेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सोने में खरीदारी करने के मौके हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स या टेंशंस जो हैं यूरोप से, जो इस समय जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एमिनेट हो रही हैं इंपेंडिंग इलेक्शंस को लेकर, सोने में खरीदारी करने के अभी भी मौके होंगे। 29,150 के स्तरों के लिए अप्रोच करें। चांदी में लेकिन बिकवाली करने के मौके, 39,700 के टारगेट्स। कच्चे तेल को भी बेच के चलें, 3,080 का लक्ष्य नजर आता है। हल्दी, इसमें सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी है, यानी कि किसी भी उछाल में रुपेश मानते हैं बेचने के मौके ढूंढें। कॉटन में लेकिन खरीदारी करके चलें 21,200 के लक्ष्य के लिए। और बेस मेटल्स में निकल में
बिकवाली करने के मौके होंगे, वो लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। चलिए, ये तो थी कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग और आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजमेंट समय नतीजों पर बातचीत करनी है, साथ साथ तत्काल ट्रेड आइडिया और मार्केट एक्सपर्ट समीत चौहान से करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार की सुबह और भारतीय बाजार एकदम सपाट कामकाज करते हुए, ये हफ्ते की कैरेक्टरिस्टिक यही रही है। ध्यान रखें, एकदम सीमित दायरे में कामकाज हुआ है। कंसोलिडेशन का हफ्ता था बीते हफ्ते के अच्छे उछाल के बाद, और आज भी देखिए आपकी स्क्रीन पे एकदम सपाट, एकदम फ्लैट इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। 9615 के लेवल्स पे यहाँ पे ट्रेड है। लेकिन चलिए, पहले इससे पहले मार्केट्स की डिटेल पे और बातचीत करूं, पहले देख लेते हैं इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया। Simivomix.com का मानना है कि बायोकॉन को खरीदें। स्टॉप लॉस होगा 966 का, लक्ष्य होंगे 976 और उसके बाद 983 तक के। अब जहां तक मार्केट की बात है, मैं आपसे कह रहा था एकदम सपाट कामकाज। और एक और बात ध्यान रखें, लगातार इस हफ्ते में हम देख रहे हैं जो रेंज है, जो दायरा है बाजार का, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ लगातार नजर आया है। आज दिक्कत है बैंक निफ्टी की तरफ से, आधे % का दबाव वहां पर है। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और उससे पहले ये प्रेशर यहां पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में रणनीति क्या हो? एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। आज सुबह ही मॉर्निंग कॉल में आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था गिरावट में खरीदारी करने के मौके 9600 के आसपास के लेवल्स पे कंफर्ट आता है। क्या अभी भी जस की तस रणनीति रहेगी, खरीदारी करके चलूं, स्क्रीन पे 9600 का वेट करूं? जी हाँ आशीष, जो स्ट्रैटेजी थी अभी भी इंटैक्ट रहेगी। 9600 के आसपास बाय करना चाहिए। अभी कैसा है, यहाँ पे रेंज काफी श्रिंक हो गई है और इसमें मार्केट में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो ऐसे टाइम पे इंडेक्स में एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं करनी चाहिए। आपके लेवल्स के लिए वेट कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी वैसे करना पड़ेगा। सो 9600 के आसपास एक डिसेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 9560 एक स्टॉप लॉस होगा और फिर जो टारगेट्स दिए थे 9675 वो अभी भी इंटैक्ट रहेंगे। तो थोड़ा सी कमजोरी, गिरावट में आज भी खरीदारी करने के मौके 9600 के आसपास अपने बाय इनिशिएट करें। 9675 तक के लक्ष्य समीत को नजर आते हैं। पर समीत, आज सुबह भी कुछ कॉशियस साउंड कर रहे थे। समीत, ये पिछले हफ्ते के उछाल के बाद ये 4 दिनों का कंसोलिडेशन, फर्दर मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि अब हम क्या गिरावट की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग उस बात को लेकर चिंतित हैं क्या? कुछ चार्ट ऐसा कुछ इंडिकेशन दे रहा है क्या? और अगर हाँ, तो कितना डाउनसाइड रिस्क आपको नजर आता है इस मार्केट में? देखिए आशीष, अगर डायरेक्शनली बात करें तो लास्ट 4-5 महीनों में हमने जो भी गिरावट आ रही थी 200-300 पॉइंट की, उसमें हम एग्रेसिव बाइंग की स्ट्रेटेजी दे रहे थे। बट अभी ऐसा नहीं है। 9600 से 9700 ये लार्जर डिग्री ट्रेंड में काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ पे बहुत सारे फिबोनाची रेशियोज कन्वर्ज हो रहे हैं और ये एक एटलीस्ट नियर टर्म में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा। तो मार्केट कंसोलिडेशन में है, इसलिए हम कॉशियस नहीं है। लेवल्स थे 9600, 9700 जो हम लास्ट 2-3 महीनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अभी आ गए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। सो इतने जल्दी ये लेवल्स कन्विंसिंगली ब्रेक करना मार्केट के लिए डिफिकल्ट होगा। इवेंचुअली यस, 10,000 के ऊपर हम जा सकते हैं, बट उसके पहले हमें एक अच्छा खासा जो करेक्शन है लास्ट 4 महीनों से जो ओवरड्यू है, वो एटलीस्ट 400-500 पॉइंट्स का यहाँ पे करेक्शन आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है। 400-500 पॉइंट का करेक्शन, यानी कि 9100, 9200 तक बाजार गिरता हुआ शायद नजर आए। लेकिन हाँ, डायरेक्शनली अभी भी उछाल 10,000 तक के लेवल शायद आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक ओवरड्यू करेक्शन बचा हुआ है, बाजार के लिए आना है। अच्छा समीत, इससे पहले मैं ब्रेक लूं, बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन, आधे % की कमजोरी, यही ड्रैग कर रहा है मार्केट को इस समय, क्या लग रहा है सर? देखिए, थोड़ा इसमें अगर ऊपर की तरफ देखें तो 23,400, 23,500 के आसपास काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। आज के लिए 23,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है और हमने देखा है कि ओपनिंग में थोड़े इसमें करेक्शन आया है, बट 23,250 के आसपास इसको काफी स्ट्रांग सपोर्ट है और इनिशियल ट्रेड में ये करेक्ट हुआ है। तो निफ्टी के जैसे इसमें भी स्ट्रेटेजी होगी, लो लेवल्स पे ही बाय कीजिए। 23,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मान के चलिए और हमें लग रहा है कि पॉसिबली आज ये वापस एक
23,450 23,500 के आसपास बैंक निफ्टी एक बार आ सकता है। ओके, चलिए समित बन रही है मेरे साथ, आपसे आपके टॉप स्टॉक्स लेने हैं मुझे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजमेंट से बातचीत, वरुण दुबे जोड़ेंगे, छोटे शेयरों की दुनिया में क्या हो रहा है, और समित के टॉप स्टॉक रिकमेंडेशंस तो होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आयशर मोटर्स के में बिक्री के आंकड़े आपकी स्क्रीन से फ्लैश होते हुए, एज एक्सपेक्टेड एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आती हुई रॉयल एनफील्ड की कुल बिक्री 25% उछली है। एक्सपोर्ट्स में इस कंपनी के 49% का एक तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है, अलबी छोटे बेस पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग आंकड़े अब तक जो आए, इसलिए आप देख रहे हैं स्टॉक वापस दिन के हाईस की तरफ मूव करता हुआ 1.5-2% का उछाल। लेकिन चलिए रडार पे एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है कैस्ट्रॉल इंडिया। इस कंपनी ने, आपको याद होगा, कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं और इन नंबर्स पे बात करने के लिए कैस्ट्रॉल इंडिया की डायरेक्टर फाइनेंस रश्मि जोशी जी मेरे साथ जुड़ती हुई। रश्मि जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। आप सबकी स्क्रीन पे कैस्ट्रॉल इंडिया के Q1 रिजल्ट्स आएंगे। आय में 3%, मुनाफे में 4.25% के आसपास का उछाल। मैम, ऑन द फेस ऑफ इट तो कमजोर, बड़े ठंडे आंकड़े लगते हैं, मार्जिन एकदम फ्लैट हैं, ऑलमोस्ट एक नो ग्रोथ क्वार्टर है ये, क्यों? क्या मैक्रो एनवायरमेंट अभी भी चैलेंजिंग नजर आ रहा है? Thanks for having me on the show. First of all, good morning. I would like to state कि जो वॉल्यूम ये क्वार्टर में हमने जो वॉल्यूम देखा है वो डीमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हमने देखा है। उसके चलते रिजल्ट जो आप देख रहे हो 4% ग्रोथ, वो थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट उसमें दिख रहा है। बाकी की जो हमारी पर्सनल मोबिलिटी कैटेगरी है या पावर ब्रांड्स है, जो हमारा स्ट्रैटेजिक थर्स्ट एरिया है, उसमें अच्छी ग्रोथ हमने देखी है इस क्वार्टर में भी। लेकिन सीवी साइड में थोड़ा सा इम्पैक्ट डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमने देखा है और वो एक इम्पैक्ट रहा है रिजल्ट्स पे। बट आप अगर हमारा यूनिट मार्जिन देखो या प्रॉफिट परसेंटेज देखो, तो हमने दिसंबर में इन एंटिसिपेशन ऑफ इनपुट कॉस्ट इंक्रीजिंग हमने प्राइस इंक्रीजेस लिए थे दिसंबर में कुछ, उसके चलते हमारी मार्जिन अच्छी रही है इस क्वार्टर में भी। मिक्स भी हमारा अच्छा रहा है क्योंकि पर्सनल मोबिलिटी पोर्टफोलियो ज्यादा बढ़ा है। ठीक है। और वो जो कि हमारा अच्छा मैम, ये बताओ, आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी इसलिए दिसंबर में एक प्राइस हाइक लिया था, अब क्या कॉस्ट पीक आउट हो गई है क्या, या फिर फर्दर प्राइस हाइक लेने की जरूरत पड़ने वाली है? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? तो हमने ऑलरेडी एक और प्राइस हाइक ले लिया है जो शायद मार्केट में अभी ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि मार्च में भी बेस ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे और जो रुपी का स्ट्रेंथनिंग आप अभी देख रहे हो वो रीसेंट फिनोमेनन है जो कि 6-8 वीक्स में हुआ है। लेकिन मार्च और अर्ली अप्रैल आप अगर देखो तो रुपी भी थोड़ा वीक था करंटली जो लेवल है उससे, और उसके चलते हमने कोई और प्राइस इंक्रीजेस भी लिए हैं मार्केट में जो कि ऑलरेडी अभी पब्लिक डोमेन में है। जब आप कह रही हैं डिमोनेटाइजेशन का अभी भी इम्पैक्ट है, मांग ठंडी है मार्केट प्लेस में, आपको प्राइस हाइक्स लेने पड़ रहे हैं, तो FY18 के लिए वॉल्यूम प्रोजेक्शंस क्या लेके चल रही हैं मैम? कैसा डिमांड एनवायरनमेंट आप देख रही हैं पैन आउट होता हुआ आगे? अभी जब GST के impending implementation of GST actually makes it very difficult to really project volumes, how they are going to be, or project performance overall, क्योंकि there are a lot of expectations on the market कि हम कुछ benefit होगा तो pass on करेंगे, वो हिसाब से थोड़ा de-stocking भी ट्रेड में हो रहा है। So we are looking at all those things और देख रहे हैं कि हम इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करें so that हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो GST तो लुब्रिकेंट्स के लिए मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव है। आपके इफेक्टिव टैक्स रेट अगर मैं सही हूं तो 28-29 के आसपास हैं और GST में 18% पे आप लोग आने वाले हैं उस ब्रैकेट में, तो एक्सेसेस मानू पास ऑन होने वाले हैं, मुझे फायदा मिलने वाला है मैम पूरी तरह से? कंज्यूमर्स को बेनिफिट पास ऑन होगा और जो भी लॉ हमको व्हाट एवर द लीगल रिक्वायरमेंट वो हम पूरा कंप्लाई करेंगे और जो भी रेट बेनिफिट होगा वो हम कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे। ओके रश्मि जी, बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। कैस्ट्रॉल इंडिया डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद ये क्वार्टर इसलिए आपको ठंडा नजर आया है, प्राइस हाइक्स लिए हैं तो मार्जिन डिफेंड कर पाएगी ये कंपनी, लेकिन देखना होगा GST के बाद एक्चुअली सही कह रही हैं किस तरह से डिमांड पैन आउट होती है FY18 में। लेकिन यहाँ पे समित मेरे साथ बने हुए हैं। अच्छा, एक पॉकेट अपने रडार पे रखें, टायर कंपनीज, तमाम टायर कंपनीज, अपोलो टायर, सीएट, बालकृष्ण इंडस्ट्री, सब में 3-4-5% के आसपास के उछाल के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। लेकिन चलिए समित से जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया। समित, क्या कॉल्स होंगे सर?
देखिए आशीष, दोनों भी लॉन्ग साइड पे रहेंगे। हमारा मानना है कि मार्केट कंसर्ट होगा फॉर अ वाइल, जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में ज्यादा रहेगी और हम पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करना चाहेंगे। फर्स्ट कॉल एनएमडीसी होगा, जिसने रिसेंटली अंडर परफॉर्मेंस दिया है, बट कहीं ना कहीं 110 112 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और लास्ट 2 दिन से इंडिकेशन आ रहा है कि ये स्टॉक एक अच्छा बाउंस बैक दे सकता है। सो 122 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 106। और सेकंड बाय स्ट्राइड सेशन होगा, जो एक अभी क्लियरली पॉइज्ड है एक डिसेंट बाउंस बैक के लिए, तो उसमें 1000 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 888। गिरावट में निफ्टी खरीदें और एनएमडीसी और स्ट्राइड शासून होंगे समीत के टॉप बेट्स। खरीदारी करने के मौके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। समीत, आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार की टॉप स्ट्रैटेजीज और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। बाजार में सपाट कारोबार। वीकली एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी 0.5% नीचे, लेकिन मिड कैप शेयरों में खरीदारी का जोश जारी। दिन के उच्चतम स्तर पर टायर शेयर अपोलो टायर, जेके टायर, सीएट में 4 से 5% की बढ़त। फार्मा इंडेक्स में 2% की तेजी। आयशर मोटर्स की अच्छे बिक्री के आंकड़े। मई में रॉयल एनफील्ड की बिक्री में 25% का इजाफा। एक्सपोर्ट में भी करीब 0.5% का उछाल। मई में मारुति की बिक्री 22% बढ़ने का अनुमान। एमएनएम के ट्रैक्टर बिक्री में रहेगी दमदार, लेकिन टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड कर सकते हैं निराश। अपोलो हॉस्पिटल और प्रेस्टीज एस्टेट्स पर सीएलए से बुलिश। दोनों शेयर 3% तक चढ़े, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने यूनाइटेड स्पिरिट्स को किया डाउनग्रेड। टारगेट घटाया, शेयर में दबाव। नोटबंदी ने रोकी इकोनॉमी की रफ्तार। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ गिरकर 6% पर। वित्त वर्ष 17 में भी ग्रोथ 7% के करीब। कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल क्षेत्र से झटका। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। आपने फोन लगाना है हमें 1800-209-7890 पर, यह हमारा हॉटलाइन नंबर है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000 पर आप करें मैसेज। और आज की ट्रेडिंग रणनीति पर हम बात करेंगे miteshthakar.com के मितेश ठक्कर से और डेरिवेटिव चेक लेंगे विश्वेश चौहान से। आप दोनों का ही स्वागत है। निफ्टी फिलहाल 9632 के आसपास ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नर्म है, 90 पॉइंट नीचे इनफैक्ट ये ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। मितेश बताइए, निफ्टी के बजाय क्या आज वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में बेहतर ट्रेड दिख रहा है आपको? गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। 23,300 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और आई थिंक इंट्राडे लो भी आज 23,290 के आसपास का है। तो फिलहाल तो नहीं, बट आई थिंक अगर थोड़ा सा इसमें और सस्टेनेंस आता है करीबन 11 बजे तक इन लेवल्स के ऊपर, तो मे भी एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहेंगे 23,280 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, और 23,500 के आसपास की टारगेट्स देखें। वहाँ पर आई थिंक कॉल कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है बैंक निफ्टी का, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा स्पेशली आज के लिए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ओके, ये ट्रेड रहेगा बैंक निफ्टी पर। विश्वेश, आप कैसे ट्रेड करेंगे इस मार्केट को? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता। मेरा ऐसा मानना है कि कल के दिन में जो डेटा डेवलपमेंट हुआ था फ्यूचर साइड में, दैट क्लियरली इंडिकेट्स देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्टिंग एक्टिविटी हैपनिंग इन द इंडेक्स, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी। और जिस स्टॉक की वजह से हम बहुत बुलिश थे पिछले काफ़ी महीने से, हमको लग रहा है कि उस स्टॉक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव हो गया है। एंड ऑन अकाउंट ऑफ दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स शायद फिजल आउट हो और पीएसयू बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म में आप दोनों इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी पे मंदी कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। और बैंक निफ्टी पे आज के दिन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद इनफैक्ट वी हैव अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस कि एक्सपायरी 23,300 के नीचे आया है। सो वो पॉइंट ऑफ व्यू से 23,300 का पुट ऑप्शन जो करीबन अभी 36 रुपये मिल रहा है, मेरे ख्याल से अगर 15 रुपये से 18 रुपये का स्टॉप लॉस रखे तो ये शायद आज पॉसिबल है कि 80 रुपये और 100 रुपये तक भी जा सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बैंक निफ्टी शॉर्ट की सलाह होगी आज के दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, और निफ्टी भी शॉर्ट की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 9665। ओके, ये फिलहाल दोनों ट्रेड्स
बिकवाली के हैं, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, दोनों में बिकवाली की पोजीशन लेंगे तो फायदा कमाएंगे, ये फिलहाल विश्वेश का कहना है। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो आज एक्टिव है, जो हम आपको हेडलाइन में भी बता रहे थे, टायर कंपनियों में सबसे ज्यादा जोश है। सीएट अपोलो टायर्स में आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट काफी तगड़ा ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएट में करीब 16% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, लगभग 18% हो चुका है। और अपोलो टायर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मोमेंटम जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 11-11.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और करीब 4% का उछाल, दोनों काउंटर्स दिखा रहे हैं। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल में आज हम देख रहे हैं बिकवाली के सौदे अब थोड़ा सा जोर पकड़ रहे हैं। एटलीस्ट ओपन इंटरेस्ट तेजी से घट रहा है, स्टॉक 600 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सनी से बात करते हैं, जिन्होंने हमें फोन लगाया है मेरठ से। बताइए सनी, क्या ट्रेड है? हेलो सनी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? मैं बैंक ऑफ इंडिया का एक लॉट लिया है 147 पर, और इसके अलावा मैं सन फार्मा या डिविस लैब में ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। कितने दिनों तक का ट्रेड होगा ये बताइए तो? मैडम ये जुलाई एक्सपायरी तक। ओके, पहले जो आपने पोजीशन ले रखी है ना, उस पर बात करते हैं। 147 की खरीद है बैंक ऑफ इंडिया पर। मितेश, क्या सलाह होगी? बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छे सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 140 का इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आप उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। और 140 अगर तोड़ता है तो स्टॉक में और करेक्शन आने की संभावना बढ़ जाएगी। उसका जो 200 एवरेज है 127, वहाँ तक जा सकता है स्टॉक। अगर 140 नहीं तोड़ता है तो चांसेस ये है कि स्टॉक वापस में आपको 148-149 के आसपास, जो कि आपकी कॉस्ट से जस्ट ऊपर होगा, वहाँ पे आपको आराम से एग्जिट दे देगा। ओके, तो 140 का स्टॉप लॉस और आपके कॉस्ट के आसपास आपको एक एग्जिट मिलेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। अब आप पूछ रहे हैं कि सन फार्मा या डीवीज लैब खरीदना है या फिर क्या बेस्ट रणनीति होगी। मितेश, क्या सलाह होगी आपकी? सन फार्मा डीवीज में क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, ये फार्मा स्टॉक्स में जो रैली आई है, मुझे लगता है कि मोर ऑफ ओवरसोल्ड लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग और पुल बैक की रैली है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से पोजिशनल व्यू न लें अभी। और बिटवीन द टू आई थिंक सन फार्मा में रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है। डीवीज ऑलरेडी एक मूव अप दे चुका है, तो सन फार्मा अगर आप चाहें तो बाय करें। 496, 495 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और एक बार ये स्टॉक 530 के ऊपर जाएगा तो चांसेस हैं कि 560, 580 की रेंज में ये स्टॉक चला जाएगा, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने का देखें। ओके, ये फिलहाल आपके लिए स्ट्रैटेजी सन और डीवीज में मितेश ने सुझाई है। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। ये हमारे साथ अब लाइन पर आ रहे हैं अजय प्रतापगढ़ से। बताइए अजय। जी सर, अजय हमारे पास हाँ पीएनबी था मैंने 166 का जी 151.30 का, और एक ये आपके था एनएमडीसी किस प्राइस पर? 119.50 का। 119.50, 119.50, और पीएनबी 151 के आसपास, राइट? जी सर, जी सर। क्या सलाह होगी विश्वेश दोनों ही शेयरों पर, पीएनबी और एनएमडीसी? सबसे पहले एनएमडीसी की बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पोजीशन ठीक है, मेरे ख्याल से खरीद ऊपर की हो सकती है। शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा डेटा इंडिकेट कर रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो फॉल है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 137 वो शायद कहीं कंप्लीट हुआ है, तो एक 109 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि मेटल एज अ सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील, वेदांता अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, और शायद यहाँ से एनएमडीसी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 119 का टारगेट आ सकता है ऊपर में। रही बात पीएनबी की, तो मेरा ऐसा मानना है कि पीएनबी की पोजीशन उनकी बेहतर है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म में शायद बैंक निफ्टी करेक्ट हो सकता है, तो पीएनबी 147 तक नीचे आ सकता है, मतलब यहाँ से 1-2%। वहाँ पे शायद वो अगर सपोर्ट ले बैंक निफ्टी के साथ साथ, तो फिर नेक्स्ट लेग में 155 तक जा सकता है। लेकिन अगर पीएनबी 142 ब्रेक करता है तो मेरे ख्याल से पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए, और अपसाइड में मेरे ख्याल से 155-60 तक के टारगेट देख सकते हैं, लेकिन ही हैज टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 142। ओके, ये आपके लिए सलाह है। 142 का स्टॉप लॉस आपने पीएनबी में मेंटेन करना है, और एनएमडीसी पर भी जैसे विश्वेश कह रहे हैं उन लेवल्स का आप ध्यान जरूर दें। यहाँ पर भी होल्ड की सलाह ही है, स्टॉप लॉस 109 का आप लगाएंगे। अब हरी हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकुला से। बताइए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मैडम मेरे पास टाइटन है 484 में एक लॉट जो है। टाइटन 484 की खरीद 472 पर है। आप एग्जिट करने की सोच रहे हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं? ये है 1272 लॉट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट।
नहीं गॉडफ्रे फिलिप। गॉडफ्रे फिलिप 1272। ओके 1272 ठीक है। क्या सलाह होगी मितेश? पहले गॉडफ्रे की बात कर लेते हैं, 1264 पर है। देखिए गॉडफ्रे फिलिप का ओवरऑल पैटर्न थोड़ा पॉजिटिव है और ये स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है रेंज ऑफ 1162 से लेकर 1310 के बीच में, और मुझे लगता है कि 1310 की तरफ ये स्टॉक बढ़ेगा। अगर उसको क्रॉस करता है तो और तेजी भी होगी क्योंकि एक अच्छा स्विंग ब्रेकआउट आएगा। तो फिलहाल के लिए 1310 का आप टारगेट रखें, वहाँ पर अगर आप चाहें तो पार्ट पोजिशन बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर बंद देता है तो आई थिंक टारगेट्स थोड़े से एग्रेसिव रहेंगे, 1400 के आसपास के टारगेट्स ये स्टॉक दिखा सकता है। ओके और इन्होंने टाइटन भी 484 पर लिया है, ये स्टॉक 472 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टाइटन एक्चुअली थोड़ा सा इसका सपोर्ट नीचे है, करीबन 463 के आसपास है। तो उसके नीचे का अगर यहाँ से देखें तो करीबन 1.5% नीचे का सपोर्ट है और 462 का आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। अगर वो लेवल्स नहीं तोड़ता है तो अच्छे चांसेस है कि स्टॉक आपको 485-490 की रेंज में वापस एग्जिट दे देगा। तो 464 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए और रिटर्न्स यहाँ पर बनने के चांसेस है हरी। थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। अविनाश से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। बताइए अविनाश। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास हिंडाल्को का स्टॉक है, फ्यूचर लिया है मैंने 210 रुपए में। हिंडाल्को 210 कब खरीदा ये? हाँ लॉट, ये उस दिन रिजल्ट के दिन उसके हिंडाल्को रिजल्ट आएगा ना बीते हफ्ते। ठीक है, क्या सलाह होगी आपकी बताइए तो इसमें विश्वेश? अगर हर्षदा देखें तो हिंडाल्को सिंस जनवरी तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गया। 5 मंथ का इसका अपर एंड देखेंगे तो 200 रुपये है और अगर लोअर एंड देखेंगे तो 180 है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द करंट एक्सपायरी हिंडाल्को मैनेज टू मूव अबाउट 203-4। तो वहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि जो उन्होंने फ्यूचर्स में पोजीशन ली है वो ठीक है, लेकिन अगर हिंडाल्को यहाँ से 194 ब्रेक करता तो मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट कर लीजिए। हिंडाल्को की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब वो निकलने की अटेम्प्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी बुलिश माना जाएगा। लेकिन क्योंकि उनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको अगर इसमें ट्रेड करना है तो एक बुल कॉल रेशियो स्प्रेड भी कर सकते हैं कि 200 रुपये का एक कॉल ऑप्शन खरीद के 220 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। तो मेरे हिसाब से जो उनका करंट लॉस होगा वो और बढ़ेगा नहीं अगर फ्यूचर डाउन जाएगा, और अगर रेशियो स्प्रेड करेंगे तो मेरे हिसाब से उनको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर 200 रुपये का कॉल ऑप्शन देखेंगे तो 6 रुपये 90 पैसे मिल रहा है और 220 का कॉल ऑप्शन मेरे ख्याल से 2 रुपये में। तो अगर आप 6 रुपये 90 में खरीदेंगे और 2 लॉट बेचेंगे आपको 4 रुपये क्रेडिट होगी, तो नेट आपका जो ब्रेक इवन है वो 204 रुपये जितना हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक्सपायरी में शायद हिंडाल्को 215 से 220 तक जा सकता है। तो या तो फ्यूचर में होल्ड करे तो 194 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे या बुल कॉल रेशियो स्प्रेड फॉर्म कर लें। ओके, ये आपके लिए सलाह है। हिंडाल्को पर थोड़ा सा आपने पेशेंट होगा, अलग अलग ऑप्शंस हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। बात करते हैं के त्रिपाठी साहब से, अहमदाबाद से जुड़ गए। बताइए त्रिपाठी साहब। एक लुपिन का एक लॉट है मैडम, मेरा 1300 का कॉल है। ठीक है, 32 में लिया है, और एक DHFL 447 पे 1000 लिया है। DHFL ओके, ये 2 सवाल है मेरे। किस प्राइस पर भारत फाइनेंशियल लिया है? नहीं, DHFL, आई एम सॉरी, हाँ DHFL किस प्राइस पर लिया है सर? 447। ठीक है। पहले लुपिन 1300 का कॉल 32 रुपए पर, क्या सलाह होगी आपकी विश्वेश इस पे? मेरे ख्याल से ये प्रीवियस काफ़ी प्रीवियस एक्सपायरी का ट्रेड हो सकता है, काफ़ी लंबा हो सकता है। 1300 का कॉल ऑप्शन बहुत ही एग्रेसिव पोजीशन लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ से लुपिन अगर 1300 के ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। सो मेरा ऐसा मानना है इन अ वेरी शॉर्टर टर्म 1240 का एक हर्डल है। तो अभी अगर वो बेचेंगे तो भी उनकी जो 32 रुपये थी वो घट के 6 रुपये हो गया कॉल ऑप्शन। तो इसको हेज करने की डिफरेंट पोजीशन अगर ये कर सकते हैं तो 1240 का कॉल ऑप्शन है जो 15 रुपये में है। तो मेरे ख्याल से अगर वो एक लॉट बेच दे तो उनको 15 रुपये क्रेडिट मिल जाएगा। तो उनका जो करीबन 32 रुपीज़ वाला 6 रुपये हो गया है, जो उनका लॉस है वो 15 रुपीज़ से कम हो जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक्सपायरी में 1240 के ऊपर शायद लुपिन जा सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू या तो वो एग्जिट कर ले या अगर उनके पास मार्जिन है तो 1240 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दें।
ओके, ये आपके लिए कॉल है लुपिन पर, लेकिन इन्होंने जो DHFL की पोजीशन ली है 447 पर, इस पर आपकी क्या राय बन रही है, क्योंकि 417 पर आ चुका है ये स्टॉक मितेश? ये आई थिंक स्टॉक एक्चुअली और भी नीचे गया था और लास्ट वीक 385 का लो भी दिखाया था और थोड़ा सा वहाँ से बाउंस बैक दिया है। आई थिंक अगर ये 409 के लेवल को 409 408 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो आप उसके नीचे अगर चाहें तो स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो आई थिंक अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो अच्छे चांसेस है कि लाइक अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज LIC और इंडिया वर्ल्ड हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक ये भी अप ट्रेंड में जाएगा और 434 से 440 की रेंज में जाएगा, जो कि आपकी प्राइस के थोड़ा नज़दीक होगा, तो वहाँ पर आप एग्जिट करने का देखें। डॉक्टर भाविन कक्कड़ हमारे साथ लाइन पर है, बताइए भाविन जी। हेलो, मैंने टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिए हुए हैं, 142.6 पे लिए थे, तो उसका क्या करना है, और अगर मुझे अभी सन फार्मा लेना हो तो मैं ले सकता हूँ क्या? एक लॉट लिया है मैंने टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का। 142.6, ठीक है, वहां पर तो आपके हाथ मुनाफा है। मितेश, क्या सलाह होगी टाटा ग्लोबल पर? 147 का कैश में, यानी कि 4 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड करें। अच्छा रिवर्सल इसमें बना है और चांसेस है कि 155 और उसके बाद 160 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, तो आप आराम से बने रहिए 147 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कुछ प्रॉफिट को अपना प्रोटेक्ट कर लें। और इन्होंने सन फार्मा शॉर्टलिस्ट किया है। विश्वेश, आपकी क्या रणनीति होगी सन फार्मा में? मेरे ख्याल से इनको सन फार्मा बाय करना है, जैसा मैं समझ रहा हूँ उनकी कन्वर्सेशन के ऊपर। अगर मुझे कुछ रिकमेंड करना होगा फार्मा स्पेस में करंट लेवल पे, तो मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क रिकमेंड कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ग्लेनमार्क रिलेटिव टू अदर फार्मा कंपनीज थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है ऑन सम पैरामीटर वेयर वी सी, और शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से इसमें पोटेंशियल है 670 700 तक जाने का, तो वो ग्लेनमार्क बाय कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सन फार्मा। और अगर थोड़ा सा वेट करे और औरोबिंदो फार्मा में अगर फिर से करेक्शन आता है और 580 के करीब मिलता है तो वहाँ बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे बहुत अच्छा रिवर्सल दिख रहा है। मेरे ख्याल से औरोबिंदो हैज़ अ पोटेंशियल टू गो टू 650 ऑल्सो। सो फार्मा में करंट लेवल पर अगर बाय करना है तो ग्लेनमार्क करे, थोड़ा सा रुक के करना है तो औरोबिंदो फार्मा करे, सन फार्मा बाय नहीं करने की सलाह दूंगा। ये आपके लिए सलाह है। HPCL आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि अपडेट आ रहा है एजेंसीज की ओर से कि सरकार दिसंबर तक HPCL को ONGC को बेचने के बारे में सोच सकती है, और ये करीब $450 करोड़ में सौदा होता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा कि बजट में वित्त मंत्री साहब अरुण जेटली ने खुद कहा था कि एक बड़ी ऑयल कंपनी बनानी चाहिए तमाम भारत के बड़े ऑयल एसिड्स को मर्ज करके, और शायद उसी की तरफ ये एक पहला कदम होगा। दिसंबर में इसकी तैयारी हो रही है और डिटेल्स लेकर आएंगे इस पर हम। स्टॉक आपके सामने करीब 10-10.5 रुपए नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ONGC खरीद सकता है HPCL को, ये सरकार पहल करने वाली है दिसंबर तक। हम लेंगे एक ब्रेक, आगे हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे आज की ऑप्शन रणनीति, विश्वेश से समझेंगे, और मितेश और विश्वेश दोनों ने कुछ स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए आज की ट्रेड के। आप बने रहिए CNBC आवाज पर, इन पर रहेगी नजर आगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर, और अब समझते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। विश्वेश चौहान हमारे साथ। विश्वेश, बताइए क्या रणनीति सुझा रहे हैं आप? जी हर्षिता, क्योंकि हमारा बहुत ही एक्सट्रीम में व्यू है कि बैंक निफ्टी करेक्ट हो सकता है 200 पॉइंट से 300 पॉइंट तक, तो आज के दिन के लिए, केवल आज के दिन के लिए जो वीकली एक्सपायरी है उसका जो 23,300 का पुट ऑप्शन है वो खरीदने की सलाह होगी। उसमें 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगा है, करीबन मेरे ख्याल से अभी 35 रुपीज़ चल रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन में इसका जो टारगेट बन रहा है वो 80 से 100 रुपये तक का बन सकता है। सो क्योंकि आज एक्सपायरी है और मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इंट्राडे ट्रेडर जो ऑप्शंस में लिक्विड ट्रेड में ट्रेड करना चाहते हैं वो 23,300 का पुट ऑप्शन खरीदे 1 जून का, 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 80 रुपये और 100 रुपये तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी से पहले पुट लीजिए 23,300 का, स्टॉप लॉस 15 पर लगेगा, टारगेट 80 से 100 का रहेगा। ये विश्वेश की बैंक निफ्टी पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी है आज एक्सपायरी के दिन। स्टॉक्स पर अब आते हैं मितेश। इनफैक्ट आज मैं पहले भी बोल रही थी कि टायर कंपनियों में काफी एक्शन, वहीं से आपने एक शेयर चुना है। आई थिंक थोड़ा सा स्टॉक ऊपर भी आ गया, परंतु सीएट मुझे लगता है कि अच्छा ट्रेंड इसने ट्रिगर किया है
इसको आप ट्राई करें बाय करने का 1745-40 के आसपास और 1715 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 1800 का पहला टारगेट देखें। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है मिड कैप स्टॉक में एक बोडल केमिकल है जो कि आज फ्रेश हाइस पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ बाय करें 165 के स्टॉप के 166 हाफ के स्टॉप के साथ और 184 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि कुछ दिनों में आ सकते हैं। बोडल केमिकल्स में खरीदारी की राय और सीएट में भी खरीदारी की राय। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो है एस्कॉर्ट्स। आपको याद होगा शेयर में काफी तेजी रही है नतीजों के बाद। आज का जो नया ट्रिगर है, इनकी ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं और ये मई महीने में हमने देखा है टोटल सेल्स में 29% का इजाफा बनता दिखाई दिया है। 6,886 यूनिट्स ये कंपनी ने बेची है। स्टॉक इस समय करीब करीब 2% ऊपर है। ये एस्कॉर्ट्स के मई के बिक्री के आंकड़े हैं, जहां पर हमने देखा है 29% का इजाफा इस पिछले महीने में देखा गया है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। विश्वेश चौहान के कुछ पिक्स बाकी हैं, उस पर हम बात करेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और विश्वेश चौहान से जानते हैं उन्होंने कौन से शेयर आज चुने हैं ट्रेड के लिए। बताइए विश्वेश, क्या है आपके रेडार पर? जी मैंने एक बाय और 2 सेल चुने क्योंकि हमारा जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का है। तो पहला है वो है रैमको सीमेंट्स का। मेरा ऐसा मानना है कि सीमेंट पैक में जिस हिसाब से बिल्टअप हुआ था और कल के दिन में जिस हिसाब से रैमको सीमेंट्स में लॉन्ग बिल्टअप हुआ था, मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में 7 to 8% की रैली आ सकती है। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 702 बाय टारगेट होगा 782 तक का। दूसरा है वो है सेल है ऑन वेदांता विद स्टॉप लॉस ऑफ 241 एंड फॉर द टारगेट ऑफ 223। मेरा ऐसा मानना है कि मेटल में शॉर्टिंग देखी गई थी और मेटल थोड़ा सा डाइवर्ज है। जहाँ पे वेदांता में शॉर्टिंग देखी जा रही है वहाँ पे मेरे हिसाब से टाटा स्टील हिंडाल्को में थोड़ी सी प्रॉफिट की साइन दिखी जा रही है। तो वेदांता को शॉर्ट करने की सलाह है। इमीडिएटली मेरा ऐसा मानना है 223 का आएगा। थर्ड इज अ सेल ऑन बैंक ऑफ इंडिया। मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी वीक होगा और बैंक निफ्टी अगर वीक होता है तो अलॉन्ग विद दैट PSU बैंक्स के अंदर सेलिंग की अपेक्षा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सारे मार्केट चलने के बावजूद ये स्टॉक ने रिकवर नहीं किया है। तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 148 शॉर्ट करने की सलाह होगी। डाउन साइड में 131 का टारगेट है। ठीक है, ये फिलहाल राय आज के ट्रेड्स पर। इस बीच मारुति आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि मई की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। मारुति ने मई के महीने में 1,37,000 गाड़ियां बेची हैं। अगर आप कंपेयर करें साल दर साल तो यहाँ पर करीब करीब 11% का उछाल देखने को मिल सकता है। यानी कि पिछले साल मई में 1,23,000 गाड़ियां कंपनी ने बेची थी और इस मई में हमने देखा है 1,37,000 गाड़ियों की बिक्री हुई है। ये फिलहाल है मारुति के बिक्री के आंकड़े। आधे % का नुकसान इस समय हम देख रहे हैं उस स्टॉक में। कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगे इस पर्टिकुलर महीने के कि कौन सी गाड़ियों में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स में हम देख रहे हैं लार्जली कंपनी का जो सेल्स का आंकड़ा है वहां पर कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। 36% की गिरावट है इस पर्टिकुलर महीने में, यानी कि मई के महीने में मारुति की ओर से एक्सपोर्ट के मामले में। वरना अगर आप टोटल सेल्स देखेंगे इसमें 11% का उछाल बनता दिखाई दिया है। इस पर आगे एक अपडेट लेकर आएंगे जरूर। आधा % नीचे फिलहाल वो काउंटर ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिर मुझे दीजिए इजाजत, आगे ब्रेक के बाद आपके सवालों का जवाब हम देंगे। आशीष वर्मा देंगे आज आपका साथ। बाजार में सपाट कारोबार। वीकली एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी आधा % नीचे, लेकिन मिड कैप्स में आज भी तेजी जारी। दिन के उच्चतम स्तर पर टायर शेयर अपोलो टायर, जेके टायर, सीएट 4 से 5% चढ़े। फार्मा इंडेक्स में भी 2% की तेजी। मारुति की बिक्री 11% बढ़ी, लेकिन एक्सपोर्ट 36% घटा। आयशर मोटर्स के अच्छे बिक्री आंकड़े। मई में रॉयल एनफील्ड की बिक्री 25% बढ़ी, एक्सपोर्ट्स में 1.5 गुना उछाल। अपोलो हॉस्पिटल और प्रेस्टीज एस्टेट्स पर सीएलएसए बुलिश, दोनों शेयर 3% तक चढ़े। लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने यूनाइटेड स्पिरिट्स को डाउनग्रेड कर लक्ष्य घटाया, शेयर पर दबाव। और नोटबंदी ने रोकी इकोनॉमी की रफ्तार। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ गिरकर 6% पर।
वित्त वर्ष 2017 में भी ग्रोथ 7% के करीब। कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल सेक्टर से झटका। और पहले मार्केट्स का चेक ले लीजिए। गुरुवार की दोपहर की तरफ बढ़ रहे हैं हम और एकदम फ्लैट कामकाज होता हुआ। ये हफ्ता यही कैरेक्टरिस्टिक रही है इस पूरे हफ्ते की। हर हफ्ते आपने देखा होगा फाइनली क्लोज एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ रही है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कंसोलिडेशन तो इस पूरे हफ्ते देखने को मिला है। मंडे से लेकर लगातार हमने जो देखा है रेंज स्क्वीज होती हुई, छोटी होती हुई, नैरो डाउन होती हुई नजर आ रही है। और आज उसी कड़ी में एक और ठंडा कामकाज कंसोलिडेशन होता हुआ भारतीय बाजारों में। निफ्टी एकदम कल की क्लोजिंग के आसपास 9620 पे खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। पर एक अच्छी बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट्स में आज बाइंग कंटिन्यू होती हुई, तो मिड कैप्स आधा, स्मॉल कैप्स 1% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, और इसलिए मार्केट ब्रेथ आज अच्छी खासी हेल्दी है। 5:3 का रेशियो, यानी कि अगर हर 8 शेयरों में 5 शेयर हरे निशान में और महज 3 शेयर आपको लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। पर आज बाजार की जो चाल थामने की कोशिश, रोकने की कोशिश कर रहा है, वो एक पॉकेट है बैंक्स की। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, गुरुवार का दिन है, और बैंक निफ्टी आधे % की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा मेरे साथ जुड़ते हुए। प्रकाश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या अभी भी बुलिश हैं? अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है? अभी भी मजबूती होगी या क्या लेवल्स होंगे? अगर मजबूती नहीं तो कहां तक जाने वाले हैं? ट्रेंड इंटैक्ट अब भी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसे आपने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होगा। कहां होगा? एक्सपेंशन इधर वेज हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अप है, इसलिए हम चाहेंगे कि एक्सपेंशन ऊपर ही हो। सपोर्ट से एक बाउंस मिलेगा। आज भी देखें तो 9600 का जो लेवल है, काफी हद तक उसको होल्ड किया है। 9580 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते हमने होल्ड करा उस लेवल। एब्सोल्युटली, ये मूव चल रहा है, लेकिन कहीं पर वीकनेस फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बोलते हैं ना, एजिंग बुल बट नॉट आउट। थोड़ा सा बुढ़ा गया है हमारा बुल, थक गया है, थक रहा है इन लेवल्स के आसपास, लेकिन अभी भी दमखम बचा हुआ है। तो अभी ये जो कंसोलिडेशन फेज है, 4 दिन से जो बिल्कुल नैरो डाउन होता जा रहा है मार्केट, ये क्या बाइंग करने के अब मौके दे रहा है मुझे फिर उम्मीद करूं कि अच्छा ट्रैक्शन यहां से ऊपर का उछाल देखने को मिलेगा निफ्टी में? ऐसा तो लग ही रहा है कि 9580 बहुत तो खरीद लूं? एब्सोल्युटली खरीद लेना चाहिए। वक्त है, 9660 पहला जाएगा, उसके बाद 9713 वहां तक भी चला जाएगा। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट कहते हैं। ओके, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। आज वो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के चलते जरूर दबाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कमजोरी, ये कंसोलिडेशन शायद खरीदारी करने के अभी भी मौके दे रहा है आपको। लेकिन चलिए, ऐसे में कई सारे आपके सवाल आ रहे हैं, तो स्टॉक्स फटाफट की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है BHEL पर। सिलचर से संजीव जी ने पूछा है, 30 शेयर ले रखे हैं, ऑलमोस्ट 170 की खरीद हो गई है सर, क्या करें? BPCL राइट? BHEL। ओहो, BHEL मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टारगेट 190 से 200 वहां तक चला जाएगा, होल्ड कीजिए BHEL। अच्छा, BP से लग रहा सवाल है। सूरत से महावीर परमार जी का 250 शेयर 752 की बाइंग हुई है, बस वहीं पर ट्रेड कर रहा है, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 700 के करीब है, थोड़ी डिप्स भी आएगी, लेकिन घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। टारगेट 800 के ऊपर। उजास एनर्जी कानपुर से नितिन मिश्रा 500 शेयर 36 की बाइंग, होल्ड कीजिए। अब थोड़ी गिरावट हुई है, और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन 30 और 28 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है इसका टारगेट 45 to 50 है उजास का, वक्त लगेगा, होल्ड। महानगर गैस महाराष्ट्र से रोहित राव सोलापुर से सवाल पूछा है, 20 शेयर 970 की बाइंग। 1000 का लेवल देखना चाहिए, 1050 भी जा सकता है, थोड़ी शॉर्ट टर्म में वीकनेस भी आ सकते हैं, घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। बढ़िया। डेल्टा कॉर्प गुड़गांव से अमित प्रधान 450 शेयर 180 की बाइंग, होल्ड कीजिए। टारगेट 200 से 220, वक्त लगेगा। अगर थोड़ी डिप्स मिलती हैं तो उसका एडवांटेज लेकर ऐड भी कर सकते हैं। कैनरा बैंक मुंबई से JC चौधरी 100 शेयर 400 की बाइंग, होल्ड कीजिए। 450 का लेवल देखने को मिलेगा, 440 से 450, लेकिन वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है 225 में, 325। मिर्जा इंटरनेशनल हैदराबाद से नदीम 200 शेयर 100 की बाइंग, होल्ड कीजिए। बढ़िया है, 50 रुपए का फायदा मिल रहा है आपको, होल्ड कीजिए। टारगेट कुछ 175 to 180। बैंक ऑफ इंडिया भरतपुर से हरेश प्रजापति 200 शेयर 135 की बाइंग, प्रॉफिट में बैठे हैं, होल्ड कीजिए। अब थोड़ी वीकनेस देखिए आपने, लेकिन मुझे लगता है इसका टारगेट 200 के करीब है, वक्त लगेगा, होल्ड। एड्यूकॉम दिल्ली से राजीव चंद्रा 500 शेयर 13 की बाइंग, एग्जिट। वीक स्ट्रक्चर, पेनी स्टॉक, एग्जिट। NMDC दिल्ली से मनीष सिंह 100 शेयर
129 की बाइंग। NMDC 129 होल्ड कीजिए, अपमूव मिलेगा, अपमूव का एडवांटेज लेकर 130 के आसपास निकल सकते हैं। सुवेन लाइफ लुधियाना से समीर मेहता 200 शेयर 192 की बाइंग। नथिंग टू वरी, बहुत बढ़िया जगह पे लिया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 160 170 के हैं, यहाँ पर होल्ड कीजिए, टारगेट 240 के, लेकिन वक्त लगेगा। अदानी पावर वाराणसी से चंदन जी 3000 शेयर 34.5 की बाइंग। अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाइए, स्ट्रक्चर वीक है, अपमूव मिल सकता है, वो एक्सपेंशन में निकल जाइए। REC सूरत से नीलेश का सवाल 100 शेयर 180 की बाइंग। होल्ड कीजिए, अगर शॉर्ट टर्म निवेश ट्रेडर है तो मुनाफा कर ले जाइए, मुझे लगता है 210 से 220 भी जगह दे सकता है। श्रीराम EPC पुणे से कुलदीप सिंह 500 शेयर 37 की बाइंग। होल्ड कीजिए, कॉस्ट के इर्द एक मौका मिलेगा, वहां पर निकल जाइए। फिलहाल स्ट्रक्चर वीक है, साइडवेज जोन पर है, एक्सपेंशन मिलेगा। विविमेड लैब्स अमृतसर से नरेश सरीन 1500 शेयर 120 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 100 105 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 135 के इर्द गिर्द। BEL भिलवाड़ा से दौलत जी का सवाल 20 शेयर 160 की बाइंग। होल्ड कीजिए, 200 का लेवल भी देख पाएंगे, ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर कोई गिरावट आती है तो एक इन्वेस्ट का मौका, निवेश का मौका मिलता है। MMTC जयपुर से रवि 2000 शेयर 66 की बाइंग। होल्ड कीजिए, मौका मिलेगा आपको मिलने का, उस समय कॉस्ट के इर्द गिर्द निकल सकते हैं। ओमकार स्पेशलिटी दिल्ली से राकेश बब्बर 1500 शेयर 173 की बाइंग। बढ़िया, मुनाफे में बैठे हैं। 160 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, टारगेट 220 से 240। JSPL फैजाबाद से विकास दुआ 600 शेयर 90 की बाइंग। होल्ड कीजिए, मुनाफे में बैठे हैं, टारगेट 150 के ऊपर ही मिल सकता है। ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका, साइडवेज जोन मिल सकता है, लेकिन होल्ड। हिंदुस्तान जिंक अहमदाबाद से मुकेश शाह 100 शेयर 322 की बाइंग। होल्ड कीजिए, अपमूव मिलेगा, आप थोड़ी वीकनेस है, थोड़ी और भी वीकनेस बढ़ सकती है, लेकिन एक अपमूव मिलेगा तो कॉस्ट के इर्द गिर्द निकल सकते हैं। अशोक लेलैंड गोरखपुर से राजेश 500 शेयर 93 की बाइंग। बहुत बढ़िया, होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाई जो 115 के करीब है वो भी क्रॉस कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। SMS फार्मा चंडीगढ़ से राघव कॉल 300 शेयर 94 की बाइंग। अपमूव मिलेगा, 115 के करीब या 110 और 115 के बीच में निकल सकते हैं। मंधाना इंडस्ट्रीज कोलकाता से अतुल कोपर 1800 शेयर 47 की बाइंग। एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर, कहीं पर चांस नजर नहीं आता। डिशमैन फार्मा भोपाल से रवि जैन 400 शेयर 317 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आएंगे लेकिन उसका एडवांटेज लेना चाहिए, टारगेट 350 के इर्द गिर्द। ओके, तो समय भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। चलिए, तो स्टॉक्स फटाफट का समय खत्म, लेकिन अभी भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, हमारे SMS के नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे। रीच आउट करें हमें, प्रकाश सर मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। और ब्रेक के बाद बताएंगे बाजार के जाने माने दिग्गज और SBI म्यूचुअल फंड के CIO नवनीत मुनोत की क्या राय है बाजार पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बाजार में पिछले कई महीनों से जोरदार तेजी का रुझान बना हुआ है। ऐसे में बाजार के दिग्गजों का बाजार को लेकर क्या मानना है? नए रिकॉर्ड स्तरों पर अब बाजार है तो क्या कॉल, क्या स्ट्रैटेजी होगी? हमने शुरू करी एक खास सीरीज लाइफ एट लाइफ हाइज। इस कड़ी में हमारे मार्केट से अनिल सिंघवी ने बात की बाजार के जाने माने दिग्गज और SBI म्यूचुअल फंड के CIO नवनीत मुनोत से। सुनिए। एक और रिफॉर्म GST जो शायद आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लोग मान रहे हैं। ओके, पहले तो बाजार को बड़ा इंतजार था कि ये आना चाहिए आना चाहिए। अब जब फाइनली आ रहा है तो जिन लोगों को करेक्शन का इंतजार है वो ये कह रहे हैं कि GST के बाद पता नहीं क्या अफरा तफरी हो जाएगी, क्या कुछ हो जाएगा, ऐसे में थोड़ा डरना चाहिए। तो क्या बाजार में वाकई में GST को लेकर कोई डर रखने की ज़रूरत है या ये भी स्मूथली हो जाएगा? ये बाजार है बाय ऑन डिप्स का। आपको जो वैसी अपॉर्चुनिटी आती है ना, आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था
निफ्टी 8000 के नीचे चला गया था, हम लोग बात कर रहे थे और मैंने बोला कि कुछ हफ्तों में हो सकता है डिसरप्शन दिखाई दे, बट 3-4-6 महीनों में वापस चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। सो आई थिंक जीएसटी अगेन लाइक अ ग्रेट इंडियन वेडिंग, मेरे ख्याल में वो 1-2 महीने तक डिसरप्शन होएगा। डीलर को नहीं पता है कि मैं इन्वेंट्री रखूँ नहीं रखूँ, मेरे को कैसे क्रेडिट मिलेगी, कंपनीज को डर लगेगा, गवर्नमेंट का नेटवर्क। बट 2-3 महीने में जैसे इंडिया में शादी होती है लास्ट तक कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है, बट अल्टीमेटली लड़की ससुराल पहुँच जाती है। तो मेरे ख्याल में जीएसटी ऐसे ही होने वाला है सेम। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद है, जब मैं आपसे पिछले साल के अंत में कर रहा था, न्यू ईयर शो कर रहा था, तब कॉन्सेंसस ये बनकर आ रहा था भाई कि शुरुआती 6 महीने थोड़े मुश्किल बन रहेंगे, क्योंकि उस वक्त डिमोनेटाइजेशन वाला माहौल था। तो शुरुआती 4-6 महीने बाजार वोलेटाइल रहेंगे, शायद रिटर्न न दे, लेकिन सेकंड हाफ जो होगा 2017 का वो बड़ा दमदार होगा। लेकिन हुआ ये कि फर्स्ट हाफ तो बड़ा दमदार हो गया। तो अब सेकंड हाफ में क्या कहीं कोई सावधानी के संकेत हैं? मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जिससे बड़ा करेक्शन आए, कुछ अननोन फैक्टर्स? हमेशा कुछ ना कुछ तो फैक्टर रहेगा। अभी कुछ दिन पहले तक सबको डर था मानसून टाइम पर आएगा कि नहीं, पर अभी थैंकफुली रेन गॉड ने भी हेल्प कर दी है। केरला में जब न्यूज़ थी कल परसों में कि मानसून तो टाइम पर है और इस बार नॉर्मल होना चाहिए। इक्विटी मार्केट में जैसे मैंने शुरू में बोला कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स रहेंगे, वो जो रिस्क लगती है उसकी वजह से ही ज़्यादा रिटर्न आते हैं। बट आई थिंक अगर स्ट्रक्चरल ध्यान रखा जाए अगले कई वर्षों में बाजार ठीक लगता है, इंडिया की इकोनॉमी ठीक करेगी, मैक्रो एनवायरनमेंट ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे रहेगी, कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और लिक्विडिटी फ्लो यहाँ से आएगा, तो मार्केट ठीक करना चाहिए। उसके बीच में कुछ ना कुछ कभी होता रहेगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कर दिया, कभी नॉर्थ कोरिया में मिसाइल गिर गई, कभी कुछ चाइना का न्यूज़ आ गया, कभी ऑयल $5 ऊपर या नीचे हो गया, कभी यहाँ पर कुछ हो गया, वो तो चलता रहेगा। तो ये चारों कारण जो आपने बताए ये चारों बाहर के, तो मतलब हिंदुस्तान में ऐसा कोई डोमेस्टिक मेरे ख्याल में होने का डर नहीं। अगले कुछ साल एक्सीडेंट नहीं होगा, खाली है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे इम्पेरेटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज रिफॉर्म्स तो कंटिन्यूस हो रहे हैं, उसके एग्जीक्यूशन में जैसे ही इन्वेस्टमेंट साइकिल थोड़ा सा रिवाइव हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, कंजम्पशन ठीक ठाक चल रहा है, एक्सपोर्ट्स पिकअप हो रहे हैं बिकॉज ग्लोबल इकॉनमी रिवाइव हो रही है, एक्सपोर्ट्स पिकअप हो रहे हैं। एक बार प्राइवेट कैपेक्स भी साल या 2 साल में जब लोगों को दिखने लगेगा 2019-20 से, तो ऑटोमेटिकली ये सब फैक्टर्स धीरे धीरे बाजार को सपोर्ट करते रहेंगे। अब पैसा कहाँ बनेगा, ये बड़ा सवाल है। फिक्स इनकम, क्या आपको उम्मीद है कि रेट्स और नीचे जा सकते हैं, और ऐसे में क्या डेट या फिक्स इनकम फंड्स में पैसा लगाने वाले लोग या एफडी में पैसा लगाने वाले लोग पैसा बनाएंगे? सो अगेन थोड़े टाइम पहले, कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्टांस चेंज हो गया है, उनको लग रहा है शायद इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा तो ब्याज दर शायद कम तो नहीं हो सकती। थोड़ा ऑयल थोड़ा सा ऊपर जा रहा था जब $55 के आसपास, कुछ और कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले गए थे, जीएसटी से कहीं इन्फ्लेशन बढ़ जाए, वो सब कंसर्न थे। अभी एक भी नहीं लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशनरी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्लोबल कमोडिटीज़ में कोई बहुत तेज़ी आने से यहाँ फ़र्क पड़े, रुपी एप्रिसिएट हो गया है। तो आई थिंक ओवरऑल, और अगर मानसून ठीक टाइम पर आ गया और अगर ओवरऑल क्रॉप्स ठीक हैं, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, आई थिंक ब्याज दरें शायद स्टेबल रहनी चाहिए। फेड का भी जो पहले डर था 2-3-4 रेट हाइक का, तो अब लग रहा है 2 रेट हाइक से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट भी सपोर्टिव है, रुपी ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं डेट मार्केट में, तो अगर कोई भी रीज़न से यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। बट एक ध्यान रखना चाहिए कि जब आरबीआई डिटरमिन्ड है कि इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देगी और गवर्नमेंट उसके पीछे डिटरमिन्ड है कि हम भी नहीं इन्फ्लेशन बढ़ने देंगे, तो फिर रेट्स स्टेबल नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा आपको फिक्स इनकम में ऊपर की रेट्स में इन्वेस्टमेंट हो जाए बहुत मुश्किल लगता है। इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा एक ही है, जीएसटी, क्योंकि जनरली अब नहीं है, लेकिन अगर आप जो रेट्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी अभी तक, नहीं लग रहा है कि जीएसटी इन्फ्लेशनरी होगा। स्ट्रक्चरली तो अगर इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो तो नॉन इन्फ्लेशनरी है। लाइफ एट लाइफ हाई सीरीज में एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ नवनीत मुनोत से बातचीत, आज दिन भर इसके ग्लिम्सेस आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। लेकिन आपकी स्क्रीन पर एक फ्लैश चल रहा था, नवनीत मुनोत के इंटरव्यू का क्लिप चला रहे थे हम। रिलायंस कम्युनिकेशन की जो खस्ता हालत है, कहा जा रहा है बैंक्स को पैसा नहीं लौटा पा रहे, डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया है, बैंक्स को डर है कि ये एनपीए ना बन जाए। इन खबरों के बाद स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई हुई। उसके बाद आपको याद होगा फाइनली रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया। अब खबर यह आ रही है कि रिलायंस कम्युनिकेशन की खस्ता हालात पर इस ग्रुप एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी साहब कल
मीडिया को संबोधित करने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो स्टॉक तो आज खैर 3-4% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन बाकी पूरे पैक को रडार पे रखें। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस डिफेंस, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, ये वो ग्रुप की कंपनीज जो लिस्टेड है, इनको रडार पे रखें। और कल सबकी नजरें होंगी इस आरकॉम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। लेकिन चलिए यहां पे छोटा सा ब्रेक के बाद प्रकाश गाबा जी के ट्रेडिंग आइडियाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों में एकदम सपाट कामकाज होता हो, लेकिन प्रकाश गाबा जी मानते हैं कि निफ्टी में अभी भी इस कंसोलिडेशन के दौर में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। ट्रेंड इंटैक्ट है, उछाल के साथ ही कामकाज होगा। लेकिन प्रकाश सर, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? 2 स्टॉक, दोनों ही फार्मा पैक। एक तो है बायोकॉन, अच्छा बेस बना है, एक अपू मिला था, फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन। आज का जो मूव है बहुत बढ़िया है। इसका टारगेट बायोकॉन का 1000 की तरफ जाएगा, आज कल या परसों यहाँ तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप होना चाहिए 950 बायोकॉन में। दूसरा है अगेन फार्मा पैक से है लुपिन, यहाँ पर भी एक अपमूव ऑन है। टारगेट करीब ऑन लुपिन का 1220 का है, वक्त लग सकता है। स्टॉप होना चाहिए 1160, अब 1150 में चल रहा है, 1150 का स्टॉप लगा कर चलिए तो अच्छा रहेगा लुपिन। इंटरेस्टिंग। तो दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये वो पैक है तगड़ी पिटाई के बाद पिछले 3 कारोबारी सत्रों से लो लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। बायोकॉन तो मेरे ख्याल से 10:10 का आज का तत्काल ट्रेड आइडिया भी था सिमी बॉमिक का। प्रकाश सर और सील लगाते हुए कि 1000 तक के लेवल्स यहां पे नजर आएंगे आपको और ल्यूपिन में खरीदारी करने के मौके। अच्छा, आज फार्मास्यूटिकल्स एक्टिव है प्रकाश सर। दूसरा पैक जो एक्टिव है वो है टायर कंपनीज। तो अपोलो, सीएट, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कोई टायर कंपनी उठा ले, जबरदस्त उछाल है। इस पूरे पैक में कुछ पसंद आ रहा है? मुझे सीएट काफी हद तक अच्छा बेस बना हुआ है। इसका टारगेट कुछ 1850 का है, वहां तक जरूर चला जाएगा। और एमआरएफ की बात करें तो एमआरएफ में भी बढ़िया टारगेट है ऑन द अपसाइड 70,000 का। मैटर ऑफ टाइम और भी ऊपर जा सकता है। ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है एमआरएफ। तो टायर कंपनीज यहां से भी अच्छी लग रही है। और दूसरा पैक जो है फार्मास्यूटिकल, जिसमें आउट परफॉर्मेंस है, उसमें बायोकॉन, ल्यूपिन जैसी कंपनीज को अपने रडार पे रखें, खरीदारी करने के मौके होंगे। प्रकाश सर, आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड। नमस्कार।